हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं दिसंबर माह का प्रत्युत्तर दर्पण। ठीक है, दिसंबर माह की ये मैगजीन है प्रत्युत्तर दर्पण की, मंथली मैगजीन जो आती है। आज हम कराने वाले हैं इससे, ये दिसंबर माह की है मैगजीन, और आज हम इससे क्या कराएंगे, आज कराने वाले इसका सार संग्रह। सार संग्रह में जीएस का सारा सार दिया होता है, जीएस का जिस्ट होता है, जिसमें सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। और ये वन लाइनर, एक तरफ से वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में होता है। जो आने वाले एग्ज़ाम, जो एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें स्टैटिक जीके पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम उसके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हम इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो जिस्ट आता है, सार आता है, वो भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं आज का सार संग्रह। जीएस का आपका इसमें देखते हैं आप लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने आप स्किप करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन सिंपल भी है और इसमें मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सभी इसमें शामिल होते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट इसमें आ रहा है। सार संग्रह है ये जीएस का। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा ये ज़्यादा ही पतला हो रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे। ठीक है, नहीं अब ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। फर्स्ट है क्वेश्चन, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और दैमाबाद में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल है यानी प्लेस है जो गुजरात में नहीं है? कौन सा नहीं है? लोथल है, धौलावीरा भी है, सुरकोटदा भी है, लेकिन दैमाबाद नहीं है। ये दैमाबाद कहाँ पे बच्चे? दैमाबाद है महाराष्ट्र में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से इसलिए कराएंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास होती है और समझाते हुए भी चल रहे हैं, और क्लास आपकी कम से कम 45 मिनट्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उसे। ठीक है, कई बार जबान साथ नहीं देती है। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। थर्ड है, सुरतगुई एवं मुंडी का किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सुरतगुई और मुंडी काक, जो मुंडी काक है, ये किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और ये कहाँ पे अभी है? ये अफगानिस्तान में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किसको नहीं था? वैदिक काल के लोगों को। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जब कर लेते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही थिन हो जाती है और पतला करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही पतली हो जाती है। ठीक है, ठीक है, किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन इससे बना हुआ है। किस उपनिषद में है? ये कठोपनिषद में है। किसमें? कठोपनिषद में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, शैववाद किस धर्म का मूल आधार था? ये जैन धर्म का मूल आधार था शैववाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस। ठीक है, यूनानी भाषा में हाइडेस्पीस किस नदी को कहा जाता है जहां सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? कौन सी नदी थी वो? झेलम नदी थी, झेलम रिवर थी। ठीक है, हाइडेस्पीस इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिंग, धौली, भब्रू और जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? किसमें किया गया? भाब्रू अभिलेख में। किसमें किया गया? भाब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो शिलालेख है, वो संस्कृत भाषा का शिलालेख माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है और हमारे साथ में ही सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, हिस्ट्री का ही है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? कौन से वो पुर्तगाली गवर्नर थे? ये कौन से थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा थे। कौन से थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? कहाँ पे है ये समाधि? नांदेड़ में है। ठीक है, नांदेड़ में है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से था? कौन सा आंदोलन था वो? ये था आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1870
ठीक है। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन से थे? वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कौन से थे? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वन लाइनर क्वेश्चन है सारे, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते सारे एग्जाम में। नहीं तो आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया, ठीक है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? कौन थे? हकीम अजमल खान थे। कौन से थे? हकीम अजमल खान थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, वंदे मातरम, वंदे मातरम न्यू इंडिया, युगांतर और संध्या पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? आपको बताने। वंदे मातरम के कौन से थे? अरे यार, ठीक है, वंदे मातरम के एक्चुअली पता है शाम बढ़ते ही मच्छरों का आतंक स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वंदे मातरम न्यू इंडिया, युगांतर और संध्या पत्रिका के संपादक कौन से थे? वंदे मातरम के संपादक की बात हो रही है। ठीक है, ये राइटर नहीं पूछे गए। वंदे मातरम के संपादक कौन से थे? पत्रिका है ये। ठीक है, गीत अलग है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी है और कंपलसरी भी कर दिया है ये। ठीक है, नेशनल ये असेंबली में, इस मॉर्निंग असेंबली जो होती है स्कूलों में, उसमें कंपलसरी कर दिया है इनकी नेशनल सॉन्ग के बाद। ठीक है, वंदे मातरम न्यू इंडिया, युगांतर और संध्या पत्रिका के संपादक कौन थे? वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम है, इसके संपादक अरविंद घोष थे। न्यू इंडिया के संपादक बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, युगांतर के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे और संध्या पत्रिका के जो संपादक थे वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। ठीक है, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय थे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस नाम से जानते थे? इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंडा विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह और संताल विद्रोह किस वर्ष हुए थे? मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 को। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 को। और बेल्लोर जो विद्रोह हुआ था वो 1806 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था। ठीक है, याद रखना, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में, वेल्लोर विद्रोह 1806 एंड संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? सभी जानते किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले इसको हम स्क्रॉल कर ले रहे हैं, क्योंकि इसको हम जूम इसलिए करते हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मोबाइल में भी बच्चे पढ़ते हैं, लैपटॉप वालों को तो आराम रहता है, लेकिन अगर जो मोबाइल में पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन गवर्नर जनरल, अरे पेन ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? ठीक है, ओवन मेरेडिथ। ठीक है, किसके नाम से? ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। क्या नाम था उनका? ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। वो कौन से गवर्नर थे? लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, कौन से थे? लॉर्ड लिटन थे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से कुछ संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? ठीक है, आपको बताना कि भारत का जो मूल संविधान जब बना था तो सबसे पहले प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये देहरादून में किया गया था। ठीक है, देहरादून में किया गया था, नई जानकारी है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया। ठीक है, जर्मनी से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं नहीं, एजीआई की बात नहीं हो रही, कैग की बात हो रही। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात हो रही है। ऐसे फ्लो में कई बार भूल जाते कि बात किसकी हो रही है, यहाँ पे लिखने का भी थोड़ी वो नहीं है। कैग, CAG कैग। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अपनी ऑडिट का विवरण किसे प्रस्तुत करता है? ठीक है, जो कैग होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, वो अपना जो ऑडिट प्रस्तुत करते हैं वो किसको करते हैं? वो राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण जो प्रस्तुत करते हैं वो प्रेसिडेंट के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के सम्मुख ये प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में
बताता है। कौन सा भाग है जो इमरजेंसी यानी कि आपात उपबंध के बारे में बताता है? कौन सा भाग है ये बताइए? भाग 18, ठीक है, भाग 18 है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। किसके सजेशन पर करता है? किसके सजेशन पर करता है? राज्यसभा के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? एस्टीमेट कमेटी में, ठीक है, कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं एस्टीमेट कमेटी में। और याद रखना है जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सारे सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा से कोई सदस्य इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? जब लोकसभा की कोई बहस होती है कौन सी लैंग्वेज में उसे हम मुद्रित करते हैं? वो अंग्रेजी और हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 28 चलेंगे, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है लोक लेखा समिति। सभी ये वित्तीय समिति हैं। किसे? ये कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, 2-3 समितियां दे दी गई थी और पूछ ली थी कि ये सभी वित्तीय समितियां हैं, ऐसा पूछा गया था। कौन सी है? लोक लेखा समिति। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। क्या कहते हैं उसे? तदर्थ समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? पहले लोकसभा का नाम क्या होता था? हाउस ऑफ द पीपल, फिर इसका नाम क्या कर दिया? लोकसभा। लेकिन ये पूछा गया किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1954 में, ठीक है, 1954 में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 31 और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? पर्यावरण एवं जैव विविधता, ठीक है, पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? यह है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये 1972 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र में से आपको बताना कार्बन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, जल चक्र है और नाइट्रोजन चक्र में से सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ये जल चक्र निभाता है, ठीक है, वाटर साइकिल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्गन, जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन, ठीक है, आर्गन, जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन गैसों को वायुमंडल में अनुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है, ठीक है, अवरोही क्रम बताना है। एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही बढ़ते क्रम में होता है, अवरोही घटते क्रम में होता है, ठीक है। क्या है? पहले आर्गन है सबसे बड़ा, फिर नियॉन है, फिर क्रिप्टॉन है और फिर उसके बाद जिनॉन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन में से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? बताइए कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? वो है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कहा जाता है पर्यावरण अपकर्षण, ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 37, धारणी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था? कौन सा सम्मेलन था? वो रियो 20 सम्मेलन था, रियो +20 सम्मेलन था, रियो 20 जिसे कहते हैं। उस 2012 में जो सम्मेलन हुआ था जिसमें धारणी विकास लक्ष्य को अपनाया गया था वो था रियो 20। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में, ठीक है। कब हुआ था? वर्ष 1997 में हुआ था और ये हुआ कहाँ पे था? न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है, रियो 20 वर्ष 2012 रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ठीक है, ये शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था शीर्षक? द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाने के लिए हमें स्क्रॉल करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जूम किया हुआ है आप लोगों की ही सुविधा के लिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत छोटा नहीं तो फिर मोबाइल में क्या होता है बहुत ही छोटा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, ये तो सभी जानते हैं नागपुर में है, लेकिन ईयर अगर पूछ ले तो 1958 में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, और क्वेश्चन नंबर 41 पे चलने से पहले कौन सा हमारा सब्जेक्ट आ रहा है? भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके हम टीचर हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है।
एक्चुअली आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी एसआई का एग्ज़ाम है, इसलिए हम उस तरह से लेके आ रहे हैं क्लास। ठीक है, परीक्षा वगैरह जो जितनी भी हुई है 2025 में उसको हम सॉल्व करा देंगे। उसके साथ ही जितनी ज़रूरी क्लास रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो वो कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? किस देश का है वो? श्रीलंका का है। ठीक है, किसका है? श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मेनलैंड है उसको रामेश्वरम द्वीप आइलैंड से कौन अलग करता है? पंबन द्वीप, जो पंबन आइलैंड है वो अलग करता है। ठीक है, एक मिनट, इसको एक मिनट ले ही लिए तो हम इसको रेजी कर देते हैं। ठीक है, कौन है? पंबन द्वीप है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन अब आने वाला है, दिसंबर आएगा तब, अभी तो एक महीना है, अभी नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर का 22 दिसंबर आएगा। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट कहते हैं दमन एंड दीव, और महाराष्ट्र के जो भाग होते हैं उसे कोंकण तट कहते हैं। काठियावाड़ आपको पता है गुजरात तट को बोलते हैं। ठीक है, और केरल तट को क्या बोलते हैं? केरल तट को, ठीक है, मालाबार तट बोलते हैं, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, उड़ीसा को उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, सबके तट के अलग अलग कोस्टों के नाम, अलग अलग कोस्ट, जो अलग अलग कोस्ट हैं, एक तो ईस्टर्न है, वेस्टर्न कोस्ट होता है ये। ठीक है, ऐसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट होता है, लेकिन इनके सब अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो काठियावाड़, यहाँ पे कच्छ पड़ेगा, इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ पे रहेगा वो कोंकण तट है। ठीक है, जो दमन द्वीप से महाराष्ट्र तक है। ठीक है, और उसके बाद गोवा से लेकर अगर इधर चलेंगे तो ये यहाँ पे जो कर्नाटक केरल है मालाबार तट हो जाएगा, यहाँ कोरोमंडल तट हो गया, यहाँ उत्कल कोस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कोस्ट में सारे अलग अलग नाम से बटे हुए हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। पूछा क्या गया था? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को। ठीक है, जैसे ये पश्चिमी तट है, ठीक है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। ठीक है, ये पूर्वी पश्चिमी, इसको हम इरेज कर देंगे, लेकिन बताने के लिए तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो इसके इस पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, ठीक है, ये उत्तरी भाग को पूछा गया है, तो क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? ठीक है, कोच्चि का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बन गया है, एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं। यार पता, अगर पतला चला दें तो अच्छा भी नहीं लग रहा है चलाने में, अगर मोटा चला दे तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एर्नाकुलम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्य किस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? कौन सी देश है वो? बांग्लादेश। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हम इसको थोड़ा पतला ही ले लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम आपने सुने होंगे। मर्ग मतलब क्या है? घास के मैदान। ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम आपने सुने होंगे, ये इसलिए पढ़ें कि उनके घास के मैदान के नाम पर। ठीक है, जो लघु हिमालय है उनके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे जो घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में, उन्हें क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, शिव समुद्रम, धुआंधार, शस्त्रधारा और गोरसोप्पा। ठीक है, शिव समुद्रम, धुआंधार, शस्त्रधारा और गरसोप्पा प्रपात किन नदियों पर अवस्थित है? गरसोप्पा। ठीक है, शिव समुद्रम तो सभी जानते हैं, कावेरी। ठीक है, कावेरी। अब कितना मोटा हो गया यार। ठीक है, कावेरी। ठीक है, शिव समुद्रम है, कावेरी। धुआंधार है, नर्मदा। ठीक है, धुआंधार जो वाटरफॉल्स है वो नर्मदा पर है, नर्मदा रिवर पर। ठीक है, सहस्त्रधारा है, यहाँ बल्दी रिवर है, यहाँ पर हम होकर आए हैं। सहस्त्रधारा जो
है देहरादून, ठीक है। सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स, यहाँ पे गंडक का जो पानी है काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे कि अगर किसी को चर्म रोग है उससे उन्हें आराम मिलता है, ठीक है, रिलैक्स होते हैं अगर उससे नहाए जाके तो, ठीक है, काफ़ी आराम मिलता है, काफ़ी वहाँ पे ये मान्यता भी है, ठीक है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल्स है कावेरी पर है, धुआंधार जो वाटरफॉल्स है नर्मदा पे है, और सहस्त्रधारा जो वाटरफॉल्स है बल्दी रिवर पर है, और गरसोप्पा प्रपात है जो ये शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, चट्टानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रॉक्स। चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी, ठीक है। जो पेट्रोलॉजी है उससे चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन कहा जाता है, जैसे शैलकी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 51, और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग, किन किन विधियों को अपनाया जाता है, ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है, गणना करने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है, ठीक है। कौन सी होती है? अगर हम जीडीपी का आकलन करेंगे तो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है, इनका लेखा जोखा करते हैं, ठीक है, तब हम इनकी गणना करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट, व्यावसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति और आर्थिक क्रियाओं की हास्यमान स्थिति कहलाती है। ये कहलाती मेल्ट डाउन, मंदी और स्लो डाउन, ठीक है। मेल्ट डाउन, मंदी एंड स्लो डाउन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 53, अगर इकोनॉमी आपको पढ़नी है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर जो भी आपको टर्म समझ में नहीं आए, क्योंकि इसमें बताने का नहीं है, फिर तो बहुत लंबा वीडियो खींचेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि इसको अलग से ही हम समझा दें, अलग से क्लास ले लें, ठीक है, अगर आप लोगों को कमेंट रहेगा तो। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम अगर हम मापेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आर्थिक वृद्धि उस देश की कितनी हो रही है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ठीक है, वो कौन से थे? VKRV राव। कौन से थे? VKRV राव, वैज्ञानिक दृष्टि से जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है कहलाता है आधार वर्ष, बेस वर्ष कहते हैं, जिसे बेस ईयर कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होता है, एक बेस ईयर होता है, जिसे हम इसमें जैसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय या लेखांकन में जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए, उसे वो कौन सा कहलाता है? आधार वर्ष कहा जाता है, उसे बेस ईयर कहा जाता है, ठीक है, जिसको लेकर हम करते हैं, जिसमें कभी कोई भी रिसेशन ना आया हो, ठीक है, उतार चढ़ाव ना आया हो, हम उस ईयर को लेते हैं आधार वर्ष के रूप में, ठीक है, बेस ईयर के रूप में उसी को लेते हैं जब उस वर्ष में कोई भी मंदी ना आई हो, उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 56 है, हेरोड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, एस चक्रवर्ती मॉडल और अशोक रुद्र मॉडल किन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित विकास मॉडल है? 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान आपको बताना है इसमें किस मॉडल से संबंधित है। 5 ईयर प्लान है जिसमें देखेंगे हेरोड डोमर मॉडल है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हेरोड डोमर मॉडल में से संबंधित है, ठीक है। और महालनोबिस मॉडल है, ये है सेकंड, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। और उसकी बात करेंगे एस चक्रवर्ती मॉडल है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान है, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान है। और एक जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो अशोक रुद्र मॉडल्स, ठीक है, इसमें कौन सा है? अशोक रुद्र मॉडल। ये जानकारी नहीं मिल रही है, ठीक है, बाकी ये तो आपने कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, हेरोड डोमर मॉडल पे भी आ चुके हैं, महालनोबिस पे भी आ चुके हैं, ठीक है, और एस चक्रवर्ती मॉडल और अशोक रुद्र मॉडल पर भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो एस चक्रवर्ती मॉडल है थर्ड 5 ईयर प्लान और अशोक रुद्र मॉडल है फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 57, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी, ठीक है, किसमें थी? 1978 से 79 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एक मिनट, ठीक है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास, ठीक है, कई बार क्वेश्चन लेखक पूछे जाते हैं PCS में। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, ठीक है, सभी जानते हैं सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है, बाकी नोट कौन करता है? RBI करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे।
क्वेश्चन नंबर 61, इसको फिर अब हम इसको स्क्रॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। बस 1 सेकंड का हमें टाइम दीजिए। हो गया ना, 1 सेकंड से ज़्यादा तो हमने नहीं लिया है ना, 1 सेकंड तक का ही टाइम लिया है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है बच्चे, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु उस स्थान का दाब हो जाता है, ठीक है। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती तो वायु का उस स्थान पर दाब हो जाता है, कम होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमेशा का जहाँ ज़्यादा वायु होती है, जहाँ गैसें होती है, वहीं पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, वहीं पे दाब ज़्यादा होता है। अब जब वायु गर्म होकर, जब हीट होकर गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाएगी और ठंडी वायु नीचे आएगी, ठीक है, और जब गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस बात है प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है बताइए, ठीक है, क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक ये कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, ठीक है। पहले तो क्या होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तब कम होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है, कौन सा होता है, वाष्पन के कारण, ठीक है, वेपोरेशन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कौन सा उपकरण होता है ये उपकरण होता है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। कौन सा उपकरण होता है, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 65, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है असीमित, इन्फिनाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है, ध्वनि स्वरमान, ये क्वेश्चन हम पिछली बार ही कराए थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, ध्वनि स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, एनीमोमीटर क्या मापता है, हवा की गति मापता है, ठीक है, हवा की गति मापता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता उसके, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 69, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की थी, ये की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, ठीक है, इससे संबंधित है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 71 और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोहेलर किस सिद्धांत से संबंधित है, अधिगमन के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है कोहेलर। 72 है, ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है, ये आते हैं टैट वगैरह में और पैट वगैरह में, सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है कितनी होती है, 14 होती है। नेक्स्ट देखिए 73 है, मानसिक उद्वेलन, ठीक है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, ये किया जाता है सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल के शिक्षण हेतु, ठीक है, किसके लिए, या तो सृजनात्मकता और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 74, स्किनर, कोहेलर, थॉर्नडाइक और पावलाव में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, ये था पावलाव, ठीक है, पावलाव में था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 75, बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता में से, ठीक है, बुद्धि हो, अभिप्रेरणा हो, व्यक्तित्व हो और सृजनात्मकता में से मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह किसके घटक हैं, ये है सृजनात्मकता के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मनोविज्ञान के अनुरूप युयुत्सा क्या है, संवेग है, युयुत्सा क्या है, संवेग है, ठीक है, ये हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा होता है, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 है, ये समझ में वही आएगा जो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है उसको। अब आते हैं क्वेश्चन संप्रेषण एंड संचार से, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन बहुत पीसीएस के क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, सी सेट में, इस बार आए भी थे और आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी क्लास की होगी तो काफ़ी क्वेश्चन आप बना ले गए होंगे, ठीक है, नहीं की होगी तो अपने जहाँ से की होगी वो आप ही जाने। क्वेश्चन नंबर 81 है, निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है।
निर्णयन शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? वो निर्देशात्मक शैली में। ठीक है, कहाँ पे जगह निर्देश दे दिया गया तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कम सहनशीलता पाई जाएगी, आपको वो फॉलो करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, संप्रेषण अंतक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि है क्या है? कभी कभी गैर इरादतन भी होती है फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलेंगे। 1 सेकंड का समय लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 सेकंड का समय लेंगे हम 83 पर। 1 सेकंड से भी कम का समय लिया है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है विकेंद्रीकृत नेटवर्क में। ठीक है, विकेंद्रीकृत नेटवर्क में जो निष्पादन उच्चतर होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और संतावना प्रदायी टिप्पणियां देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक समय। ठीक है, अगर आमने सामने का संप्रेषण होता है तो उसे कहते हैं समकालीन संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? द्विक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कैसे होता है? जब हम दो लोग के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा उसे बोलेंगे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत, ठीक है, स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन तभी करेंगे जब दूसरा रिप्लाई करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये होता है क्रोमेटिक या रंग बिरंग, जिसे बोलते हैं क्रोमेटिक संप्रेषण बोलते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं उसे, इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं उसे। ठीक है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण जो बना पाए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा किस में स्किल की जरूरत होती है? नेता में। ठीक है, लीडर्स में। ठीक है, आपने देखेंगे अगर जो पॉलिटिशियन होते हैं उनमें इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तभी वो अच्छा एक पॉलिटिशियन बन सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ रहा है कंप्यूटर ज्ञान, और ये हालिया भी देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आयोग खूब पूछने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंप्यूटर में NIC का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कोड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है CDC 6600 CDC 6600 66000, इस तरह से बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को खोजने तथा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। ठीक है, जो बगिंग जैसे बोलते हैं इसे बोलते हैं बग में से गलतियां। ठीक है, अगर किसी को फॉल्स या बगिंग हो रही है उसको हटाएंगे तो कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, .NET, जावा, माया तथा यूनिक्स में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स है। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी आप देखेंगे जावा तो ये लैंग्वेज है। ठीक है, जावा, पास्कल, कबूल, ये सारी क्या है? लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 96 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, पहला कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब था। क्वेश्चन नंबर 97 है, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है? कितने बिट के? 1024। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर और स्कैनर में से कौन इनपुट डिवाइस है? बताइए कौन इनपुट डिवाइस है? वो स्कैनर है। एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो आउटपुट देगा वो आउटपुट डिवाइस है, और जो इनपुट देगा वो इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम किसी चीज़ को इन करेंगे वो इनपुट डिवाइस, उसके पर जब आउटपुट निकलेगा तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? आपको बताना है क्या कहलाता है। इसको कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 है, संगणक या कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं बच्चे। ठीक है, क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का असंक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, आपको क्या फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, लेकिन इनका पूछने का अंदाज देखो, असंक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर,
और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि पता है ये सामान्य अध्ययन की क्लास है, जीएस की क्लास है, ठीक है, जीएस की क्लास है जो आप आने वाली आपका एसआई एग्जाम है और जो भी एग्जाम आपके आने वाली है उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। क्वेश्चन नंबर है 101, ठीक है। कहाँ से संबंधित है ये, कहाँ से क्वेश्चन अब बनेंगे एग्रीकल्चर से, और पीसीएस में एग्रीकल्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और गुलाबी क्रांति, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित प्रमुख योगदानकर्ता कौन कौन से आपको बताना है, ठीक है। हरित क्रांति के कौन से थे, एमएस स्वामीनाथन, यू नो दैट, ठीक है। श्वेत क्रांति से कौन थे, वर्गीज कुरियन थे, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित थे। एंड नेक्स्ट एक आपको नई जानकारी मिलेगी, गुलाबी क्रांति से संबंधित। ये सभी जानते हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, बताइए, ठीक, कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है। देखिए इससे कौन से संबंधित योगदानकर्ता से कौन थे, दुर्गेश पाटिल, ठीक है, क्या थे, दुर्गेश पाटिल। एक बात हम इसको करेंगे, इसे दिख नहीं रहा, ठीक है, कौन से थे, दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल, ठीक है, याद रखना। हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति की वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति जिसे बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, इससे किससे संबंधित है, ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। एंड गुलाबी क्रांति के संबंधित है दुर्गेश पटेल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 102, भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। खरीफ की फसल की जो कटाई होती है कब होती है, सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, ठीक है। खरीफ की फसल की कटाई जो होती है सितंबर अक्टूबर में कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103, IR-20 और रत्ना किस फसल की दो प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। कौन सी ये फसल है जिनकी ये किस्में हैं, ये है धान की, ठीक है, धान की फसल है। क्वेश्चन नंबर 104, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, ठीक है। जो सोपान कृषि होती है, सोपान एग्रीकल्चर होता है, वो कहाँ पे किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब बताइए सोपान की कृषि कहाँ की जाती है, ये की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। सोपान की मतलब सीढ़ियों तरफ बना के पहाड़ों की ढलानों पर, उसके पैरेलल नहीं करेंगे, अगर पैरेलल करेंगे तो क्या होगी, जितनी माउंटेन से होकर वर्षा तो लगातार होती रहती, मिट्टी भी वैसी बह जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल उसके हम जुताई करते हैं उस और सीढ़ियाँ बनाते हैं, जिससे कि पानी या मिट्टी के कटाव को, पानी जैसे बह रहा है तो मिट्टी का कटाव कम हो, क्योंकि लगातार पहाड़ों पे बारिश होती रहती है, ठीक है। इसलिए सीढ़ियाँ नुमा वहाँ पे बना के खेती की जाती है, ठीक है, जिससे धीरे धीरे करके जब लास्ट तक पहुँचे तो मिट्टी का कटाव उन्हीं सीढ़ियों में रह जाए, ठीक है। जैसे मिट्टी बहती है ना, तो लगातार मिट्टी बहेगी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी की कमी हो जाएगी, मिट्टी की लेयर क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, इसलिए किया जाता है सोपान कृषि। नेक्स्ट देखेंगे 105, इमेर, ब्रेड, क्लब और ड्रूम। इमेर, ब्रेड, क्लब और ड्रूम किस फसल की प्रमुख किस्म है, ये गेहूं की। अगर आपसे पूछ ले इमेर क्या है, ये गेहूं की फसल की किस्म है, ब्रेड भी है, क्लब है एंड ड्रूम भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, जौ, गेहूं, मूंगफली और सरसों में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है, मूंगफली नहीं। ये मूंगफली किसकी कौन सी फसल है, ठीक है, मूंगफली किसकी फसल है, सितंबर अक्टूबर में कटती है, तो बताइए, ये खरीफ की फसल होगी, ठीक है। जौ, गेहूं और सरसों ये रबी की क्रॉप्स होंगी, जो अभी आप देखेंगे अक्टूबर में करीब बो दी जाती, इस बार काफ़ी लेट हो गई हैं, ठीक है। और ये मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं, जो रबी क्रॉप्स होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखेंगे कि जब होली आती है उस टाइम पे आप कहेंगे चैत्र जो महीना होता है उसमें ये कटाई होने लग जाती है, ठीक है। 106 हो गया क्वेश्चन नंबर। 106 के बाद 107 पे चलेंगे, उसके लिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। 107 है ना, क्वेश्चन नंबर है 107। क्या पूछ रहा है देखते हैं, इसमें से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आपसे बन पा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 107, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ चीनी, पहले तो क्या होता था, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना होता था और चीनी की जो मिलें हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अभी गन्ने उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आ गया है और चीनी के उत्पादन में भी है, ठीक है। तो चीनी का जो कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 है, कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। जो कृषि मंत्रालय है, जो सरकारी वर्गीकरण हुआ उसके आधार पर कृषि जलवायु जो क्षेत्र है 127 है, कितने हैं, 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 109, वनारोपण को प्रोत्साहन करने वाले कार्यक्रम समाज की बानकी, ठीक है, जो है सामाजिक बानकी है, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 1976 में की गई थी, ठीक है। और पीसीएस के फेवरेट है, ईयर जरूर पूछता है।
क्वेश्चन नंबर है 110, किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत, ठीक है, ट्रेडिशनल माना जाता है? टैंक पॉन्ड वगैरह टैंक से ये करते हैं वो तमिलनाडु में, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ हार्ड रॉक से हैं, वहाँ कुएं खोदना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, इसलिए हर चीज़ का एक रीजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 111 और यहाँ आता है कौन सा सब्जेक्ट? स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको चाहे पसंद हो या ना हो आते जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर है 111, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? यह है पटियाला पंजाब में। कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था? वो वानखेड़े स्टेडियम था, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पे, कमेंट करें बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? ये दुबई UAE में है, ठीक है, दुबई UAE में है। 114 है क्वेश्चन, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ये वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर है 115, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है बच्चे, संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? ये स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, बीमर शब्द का उल्लेख किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 118, एशिया कप 2025 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया था? भारत और पाकिस्तान। कौन सा था? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये किसके नाम है ये बताइए? ये है लाला अमरनाथ। ये देखेंगे लाला अमरनाथ के नाम है। वर्ष 1933 इंग्लैंड के विरुद्ध है, ठीक है, इंग्लैंड के विरुद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस स्थान को इंडियन फुटबॉल का मक्का नाम से भी जाना जाता है? इंडियन फुटबॉल का मक्का मदीना जानते हैं, इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से जानते हैं, कोलकाता को कहते हैं, कोलकाता को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 121 एंड यहाँ से हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा? मिसलेनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 121, एन ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? एन ए फ्री स्टेट, ये है BS नॉयपॉल, ठीक है, BS नॉयपॉल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 122, भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी, ठीक है, 9 जैन प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? ये 9 जनवरी प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? ये प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 123, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? संस्थान नहीं, स्टेशन, ठीक है। पहला रिसर्च स्टेशन कौन सा था? भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित फर्स्ट रिसर्च स्टेशन कौन सा था? ये था दक्षिण गंगोत्री, साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। और दो और कौन कौन से हैं बताइए? दो और कौन कौन से? एक तो दक्षिण गंगोत्री हो गया, एक कौन सा है? एक मैत्री है और एक कौन सा है? भारती है, ठीक है, एक मैत्री है और भारती है। ये तीनों स्टेशन है, क्या है? रिसर्च स्टेशन है। और कहाँ पे है? अंटार्कटिक में है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 124, देखते हैं क्या पूछ रहा है। 124, जर्मनी निवास, ठीक है, जर्मनी निवासी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक, ठीक है, जर्मनी निवासी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हनेमैन, ठीक है, नाम क्या है? हनेमैन किस चिकित्सा के जन्मदाता हैं? ये होम्योपैथी चिकित्सा, ठीक है, काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता है। नाम क्या है? जर्मनी निवासी है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल है, नाम कौन से नाम है? फ्राइडरिक सैमुअल हनेमैन, ठीक है, और ये होम्योपैथी चिकित्सा इनको जन्मदाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था? ये था वोल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से प्रक्षेपण किया गया था इसको, आर्यभट्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा हुई थी, कब हुई थी? चेरनोबिल जो घटना हुई थी 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा है। नेक्स्ट देखें कंगारू किस देश की प्रतीक है? ये सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर सिंपल से क्वेश्चन 129 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1966 को, 1 जुलाई 1966 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130 है, बहुमूल्य रत्नों में से कौन रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति को कहते हैं? लैपिडरी, क्या कहते हैं? लैपिडरी, ठीक है, जो एक मिनट, ये हमेशा
इस पर चलाते हैं, इसके अंदर ही चल जाता है। लेपडरी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो रत्न काटने की जो कला होती है जिसमें वो निपुण होते हैं, स्किल्ड जो पर्सन होते हैं, स्किल्ड, उसको बोलते हैं लेपडरी, ठीक है। 130 तक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा सार संग्रह भी कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल इवेंट पर, ठीक है, और वो भी दिसंबर माह की, ठीक है, दिसंबर मंथ की, यानी कि जो मैगजीन आई प्रतियोगिता दर्पण की, आपको पता है वो हमेशा क्या आती है, एडवांस में आ जाती है, ठीक है। भाई दिसंबर आए नहीं लेकिन एडवांस में आ गई, ठीक है। अंतर्यामी होते हैं ये लोग, ठीक है। ये नहीं उसी मंथ का उसी मंथ डालना चाहिए, पता नहीं समझ में आता है इनका क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं दिसंबर माह का नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा कम करेंगे जूम आउट, नहीं तो फिर ये दिखेगा भी नहीं दिख रहा है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हम इसको जूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इतना हो रहा है कि फिर वो नहीं आ रहा लैपटॉप में भी, ठीक है। लैपटॉप में इसके आंसर नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय पहले देखते थे नेशनल मूवमेंट क्या है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट क्या है, नेशनल इवेंट्स क्या है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किन उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किए गए हैं, वो है एल्युमिनियम। किस पर किए गए हैं, वो एल्युमिनियम पे किए गए हैं, सीमेंट पे किए गए। अब इसको हम थोड़ा सा थिन कर लेंगे, ठीक है। सीमेंट पे किए गए, क्लोर क्षार और लुगदी और कागज, ठीक है, इस पर किए गए हैं, लुगदी और कागज पर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, केंद्र ने जो 4 प्रमुख उद्योग हैं एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर क्षार, लुगदी और कागज के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किए हैं, ठीक है। इन उद्योगों को उत्सर्जन जो लक्ष्य है पूरा करने पर कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जबकि असफल रहने पर क्रेडिट खरीदना भी होगा, ठीक है, या फिर पर्यावरण जो मुआवजा होगा वो देना होगा, ठीक है। यह नियम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023 के तहत घरेलू कार्बन बाजार को प्रोत्साहित करेगा। भारत ने 2030 तक, आपको बताना है क्या, भारत ने 2030 तक 2005 के स्तर से GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता 45% कम करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और ये नियम जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, ठीक है। सेकंड इवेंट हमारा है, सेकंड इवेंट देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जो जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित जो शहर कौन सा है, वो है कोलकाता, ठीक है। सबसे सुरक्षित शहर किसको चयनित किया गया है, वो किया गया है कोलकाता को, ठीक है। NCRB के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष, कब तक, लगातार चौथे वर्ष भारत के सबसे सुरक्षित शहर बना है, ठीक है। कौन सा, कोलकाता, ठीक है, ठीक है। और सर्वेक्षण में देखेंगे, सर्वेक्षण किए गए शहरों में कोच्चि केरल सबसे असुरक्षित शहरों में शीर्ष पर है, ठीक है। याद रखना है जो सबसे असुरक्षित शहर है उसके शीर्ष पर है कौन सा है, केरल है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा साक्षर होने के बाद, ऐसा क्यों हो रहा नहीं पता, ठीक है। शहरों में कोच्चि है, यानी कि केरल में है जो सबसे असुरक्षित शहर है, जो शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है, दिल्ली का। दिल्ली की तो घटनाएं तो आप सुनते ही रहते होंगे, फिर उसके बाद क्या है, दिल्ली का नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, नेशनल इवेंट है, देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की देखरेख के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड PRB के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। ये कौन से अध्यक्ष है, संजय मल्होत्रा हैं, ये RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर, ठीक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश में भुगतान प्रणालियों के कामकाज की जो देखरेख के लिए केंद्र सरकार के 3 जो नामित सदस्यों वाला 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड होता है PRB, इसे गठित किया है। बोर्ड के अध्यक्ष RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया है, ठीक है। किसको बनाया है, संजय मल्होत्रा को बनाया है। इसके गवर्नर के अलावा हम देखेंगे RBI के 2 अन्य जो प्रतिनिधि हैं, जैसे डिप्टी गवर्नर है और भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी जो निदेशक हैं, उनमें देखेंगे जो भुगतान निपटान प्रणाली है, विनिमय और पर्यवेक्षण बोर्ड है BPSS, जो पहले RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति हुआ करते थे, अब भुगतान नियामक बोर्ड PRB के रूप में स्थान दे लिया गया है। इस बोर्ड के अधिकार भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 से
अधिकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वही अब देखेंगे, बाकी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री धन धान योजना, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना PMDDKY के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर चुना गया है? कौन से कारक है? कम उत्पादकता है, ठीक है, कम उत्पादकता है, मध्यम फसल सघनता है और ऋण तथा औसत से कम पहुंच है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना है PMDDKY, इसको शॉर्ट में कहेंगे, 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो 100 आकांक्षी जिले हैं को विकसित करने की घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 12 जिले हैं। देखें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा अधिक कौन से हैं? 12 जिले इसमें नामित किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल इवेंट कौन सी है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नेशनल इवेंट नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्वों CDBR को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क WNBR में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए हैं भारत में? अब 13 हो गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व है CDBR को कई देशों ने 25 अन्य जैव मंडल रिजर्वों के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क, ठीक है, WNBR में शामिल किया है। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया? भारत में अब WNBR में 13 जो बायोस्फीयर सूचीबद्ध हो गए थे जो रिजर्व, ठीक है, कितने हो गए थे? 13 हो गए थे। ठीक है, अब कंप्लीट कितने हैं? 13 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा वर्ष 2023 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधों में देखेंगे 2022 की उपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 31.2% की वृद्धि हो गई साइबर फ्रॉड। ठीक है, साइबर अपराध, साइबर क्राइम है। ठीक है, भारत में 2023 में साइबर अपराधों में 86,420 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, बाकी इसे रीड आउट कर लीजिएगा आप, ये सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नेशनल इवेंट नेक्स्ट है 7, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में 2023 में देश में छात्रों की आत्महत्या यानी कि सुसाइड की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 34% की। ठीक है, कितने मामले बढ़ गए हैं सुसाइड के? 34% हो गए हैं। ठीक है, NCRB रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में देखेंगे कि छात्र आत्महत्या या सुसाइड की जो संख्या है 65 यानी 65% में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो 2023 में देखें 8,423 से बढ़कर कितनी हो गई है? 13,892। ठीक है, बाकी ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, रीड आउट कर लीजिएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बार इसको आराम से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो ऐसा रहेगा जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो हम करा देंगे। ठीक है, प्रत्येक हम अगर एक्सप्लेनेशन लेकर बैठेंगे तो फिर क्लास फिर 4-5 घंटे की हो जाएगी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेशनल इवेंट नंबर 8 है, भारत सरकार ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजना की घोषणा की है जो भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ेगी? ये कौन सा पड़ोसी देश है बताइए अपना? ठीक है, नेबर कौन सा है? नेबर कंट्री कौन सी है? भूटान। ठीक है, कौन सा है? भूटान है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया है इसमें? 69 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की लंबाई को 2 सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है। ठीक है, जो भूटान को असम और पश्चिम भूटान से जोड़ेगी। ठीक है, क्रमशः आप देखेंगे 3,496 करोड़ और ये इसका फंड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं कोकराझार गेलेफू नई लाइन है जो सीधे भूटान के संपर्क जिले और भारत के असम के कोकराझार और चिरांग जिलों को जोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेशनल इवेंट नंबर 9 है, फटाफट बस 5-10 मिनट की और क्लास है। क्वेश्चन नंबर है 9, नेशनल इवेंट नंबर है 9, 27 सितंबर 5 अक्टूबर 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये न्यू दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में देखेंगे कितने पदक जीते थे? 10वां पदक स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, इसमें भारत ने 6 स्वर्ण यानी कि 6 गोल्ड, 9 रजत, 9 सिल्वर थे और 7 कांस्य जो पदक थे ब्रॉन्ज थे। ठीक है, 6 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये मेडल मिले हुए हैं। कुल टोटल अगर हम देखें तो 22 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी भी एक संस्करण भारत का अब तक की सबसे अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आप देखेंगे कि ब्राजील ने 44 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करा था। ठीक है, क्या किया था? शीर्ष स्थान था, फर्स्ट रैंक पे था, जिसमें 15 स्वर्ण थे, 20 रजत थे, 9 कांस्य पदक थे। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, हमेशा यही नहीं पूछते कि कौन जीता है कौन। ठीक है, ब्राजील के बाद दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से हैं? चीन और ईरान। ठीक है, याद रखना, ब्राजील के बाद कौन सा है? फिर चाइना है, देन ईरान है। ठीक है, पहले
पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा, फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, ब्राज़ील है, देन सेकंड पे कौन सा है, चाइना है, एंड थर्ड पे ईरान है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल इवेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको पढ़ के जाइएगा जरूर, ऐसा ही में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। नेक्स्ट चलेंगे, नेशनल इवेंट नंबर 10 है, खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को किस रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो अलॉट हो गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो गए हैं एसआई के लिए। ठीक है, अब आपकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी, मोस्टली आपकी दिसंबर में रहने वाली है। ठीक है, मोस्टली आपकी एग्ज़ाम डेट जो एसआई की है वो दिसंबर में ही रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, खान मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को किस रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है, प्रमुख खनिज के रूप में। ठीक है, चूना पत्थर को क्या कर दिया है, प्रमुख खनिज बना दिया है। ठीक है, एक मिनट इसको हम स्क्रॉल करेंगे यार। ठीक है, मिनरल्स बना दिया ये। खान मंत्रालय ने क्या किया, चूना पत्थर को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करते हुए इसे प्रमुख और गौड़ खनिज, ठीक है, मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गया ये। ठीक है, दोनों दोहरे वर्गीकरण को हटा दिया गया है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, यू नो दैट। ठीक है, क्या है, एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान कैसे बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। इसका व्यापक रूप में देखेंगे सीमेंट, इस्पात, उर्वरक, चीनी और रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट जो इंडस्ट्रीज है उसमें है, इस्पात में यानी कि स्टील इंडस्ट्रीज में, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स में, और चीनी उद्योग में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट देख लेते हैं, इंटरनेशनल इवेंट देख लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, और इसी के बाद हम अपनी क्लास एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत ने हिंद महासागर में कोल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS के अन्वेषण के विशेष अधिकारों के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA। ठीक है, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA। ठीक है, भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने PMS अन्वेषण के लिए IAS के साथ 2 अनुबंध किए। कौन से, इसने पहला वाला अनुबंध सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज में था, जिस पर 2016 में जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, साइन किए थे। ये कहाँ पे, गोवा में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय जो पोलर ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र है NCPOR 2026 से PMS अन्वेषण करेगा। ठीक है, PMS यानी पॉलीमेटेलिक सल्फाइड समुद्र तल पर जमा होता है, जो सामरिक और महत्वपूर्ण धातु जैसे कि तांबा है, जस्ता है, सीसा है, सोना है, चांदी है, इसके साथ साथ जो और भी कीमती जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी मात्रा में ये समृद्ध होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे सामान्यतः जो हाइड्रोथर्मल वेट के पास पाए जाते हैं, जो समुद्र तल पर गर्म झरनों की तह पर होते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो समुद्र तल के जो वाटरफॉल्स होते हैं, हॉट वाटरफॉल्स, उनकी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको एक्सप्लेनेशन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका में दीपावली की छुट्टी को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बन गया है, तीसरा। ठीक है, कौन सा बन गया है, तीसरा बन गया है। ठीक है, 2024 में दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया था, और उसके बाद इस वर्ष की शुरुआत में कनेक्टिकट क्या नाम है, कनेक्टिकट ने ऐसा किया है। कैलिफोर्निया अब दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, इवेंट नंबर 3 है, 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच कहाँ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस आयोजित की गई है, ये की गई आबू धाबी में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी में इसे की गया है। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसमें IUCN के 14 से अधिक सदस्य संगठन भाग लेते हैं। ठीक है, IUCN एक क्या है, वैश्विक संगठन है, 160 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, और सैकड़ों नागरिक और ये जो ग्रुप है मिलकर ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इवेंट नंबर 4 है, फटाफट कर लेते हैं। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार 31 वर्षीय हंगरी के लेखक लाजस्लो क्रास्नहोरकाई, ठीक है, नाम क्या है, लाजस्लो क्रास्नहोरकाई को दिए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व साहित्य के नोबेल पुरस्कार किस हंगेरियन लेखक को दिया गया था, ये थे इम्रे कर्टेस। ठीक है, इम्रे कर्टेस थे। साहित्य में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार 31 वर्षीय, देखो अपने यहाँ ये कहते हैं ये एज क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट की एज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी काम करते रहते हैं। ठीक है, 71 वर्षीय हैं, हंगरी के लेखक हैं लाजस्लो क्रास्नहोर, क्या नाम है, लाजस्लो क्रास्नहोरकाई। ठीक है, इनके अद्वितीय गद्य के लिए इन्हें दिया गया, जो ये क्या है,
इसका क्या है, जो सर्वनाशकारी है, सर्वनाशकारी है, आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है, ठीक है, इसे प्रदान किया गया। इस सम्मान को पाने वाले दूसरे हंगेरियन है। इससे पहले 2002 में एमरे कार्टेज को पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये भी हंगेरियन थे, ठीक है। इनका नाम क्या है, बहुत इनका टिपिकल नेम है, आप समझ जैसे आएगा एग्जाम में आप जान जाएंगे क्या नाम है, लाहचलो क्रासजना होरकोई, ठीक है, लाहचलो क्रासजना होरकाई, ये नाम इनका है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, नेशनल इवेंट नंबर 5 है। 4 अक्टूबर 2025 को किस जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने अपना नया नेता चुना है? ये है, नए नेता का नाम क्या है, साने ताकाइची, ठीक है, साने ताकाइची, ठीक है। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है एलडीपी, ठीक है। इनके जो नए नेता हैं साने ताकाइची है, जो अपना नया नेता चुना है। ताकाइची वर्तमान शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान लेंगी, ठीक है, ये क्या है, फीमेल है। नेक्स्ट देखेंगे, इवेंट नंबर 6 है, हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, किस देश द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? चीन के द्वारा, ठीक है। चीन के गुरुझोंग में हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, बेपन नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इवेंट नंबर 7 है, ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत में कोयले के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन में आई गिरावट को किस रूप में दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया है अधिक संरचनात्मक व अस्थायी, ठीक है। ब्रिटेन स्थित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के नए आंकड़े के अनुसार देखेंगे, पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा ने विश्व में बिजली के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। क्या छोड़ दिया है? जो कोल है उसके पीछे छोड़ दिया है। एम्बर रिपोर्ट में देखेंगे जनवरी से जून 2025 तक वैश्विक बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया था, और चीन और भारत दोनों में कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है। भारत में गिरावट को अस्थायी माना गया, जबकि चीन ने इसे अधिकांश संरचनात्मक बताया है, ठीक है। चीन की बातें चीन ही जाने। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल इवेंट नंबर 8, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन देश बना है? अर्मेनिया बना है। कौन सा देश बना है? अर्मेनिया बना है। अर्मेनिया प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नया सदस्य देश बना है, अर्मेनिया, ठीक है। यह घोषणा अबू धाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान की गई है। अर्मेनिया एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है अर्मेनिया, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। अगर पूछा जाए अर्मेनिया क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कॉकेसस पर्वतमाला जो श्रृंखला है, कॉकेसस माउंटेन रेंजेस है, उसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जो कॉकेसस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, कौन सा? अर्मेनिया। यह देखेंगे, उत्तर में इसमें की जॉर्जिया है और पूर्व में इसके अजरबैजान है। अब मैप निकाल लीजिए, पूर्व में इसके क्या है? अजरबैजान है, ठीक है। ओहो, जितना ही करो उतना ही पेन उल्टा चलता है, इसको सीधा चलाएं हम, ठीक है। उत्तर में इसके जॉर्जिया है, पूर्व में अजरबैजान है, और दक्षिण पूर्व में क्या है बताइए? दक्षिण पूर्व में इसके क्या है? एटलस लेके बैठे हैं तभी पता चलेगा। दक्षिण पूर्व में ईरान है और पश्चिम में तुर्की से घिरा है, ये क्या? आर्मेनिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टार लगाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर इवेंट नंबर 9 है, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट। विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? पलाऊ में, ठीक है। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, ठीक है। पलाऊ के राष्ट्रपति सुरेंगेल हिप्स जूनियर ने प्रशांत महासागर के नीचे एक लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू दिया, ठीक है। इस जो प्रसारण हुआ था, इसमें किसका तकनीकी का प्रयोग किया गया? लाइफाई, ठीक है, लाइफाई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जो पारंपरिक जो रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश के माध्यम से डेटा प्रसारित करती है, लाइफाई, ठीक है। ये प्रकाश के माध्यम से डेटा को प्रसारित करती है। इसका उद्देश्य क्या है? महासागर संरक्षण, जलवायु संबंधी खतरों, पलायु जैसे छोटी जो आइलैंड्स देश हैं, कंट्री हैं, उनमें मौजूद अस्तित्व संबंधी खतरों को ध्यान आकर्षित करना था, इसलिए ये काम किया गया है। नेशनल इवेंट नंबर 10 है और ये हमारा लास्ट है। रूस ने किस देश के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते में हटने का फैसला किया है, ठीक है। रूस ने किस देश के साथ हुए प्लूटोनियम समझौते से हटने का फैसला किया है? ये किया है अमेरिका के साथ से, ठीक है। रूस ने अमेरिका के साथ हुए प्लूटोनियम प्रबंध और निपटान समझौते PMDA से आधिकारिक रूप से हटने का फैसला कर लिया, ठीक है। यह समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था, कब हुआ था? 2000 में हस्ताक्षर किया गया था और 2011 में से लागू किया गया था, ठीक है, 2011 में से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? शीत युद्ध के समय बची हुए हथियार योग्य प्लूटोनियम को विशाल भंडार को कम करना था, जिसके तहत दोनों देशों को 34 मीट्रिक टन प्लूटोनियम को सुरक्षित रूप में नष्ट करना था या फिर बदलना था, ठीक है। 2016 में रूस ने इसे निलंबित कर दिया। अब अक्टूबर 2025 में रूसी संसद यानी कि स्टेट ड्यूमा ने इसका औपचारिक रूप से अंत भी कर दिया, ठीक है, इसे समझौते का, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ से हमारा नेशनल इवेंट भी और इंटरनेशनल इवेंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर संग्रह भी कंप्लीट होगा दिसंबर माह का और इवेंट भी कंप्लीट होगा,
ठीक है। और इसको आप एक बार से फिर से रीड आउट कर लीजिएगा, स्पीड में लगा के देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और जितना भी आप शेयर करेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, आपको कंटेंट उतना अच्छे से मिलेगा। आप नहीं भी करेंगे तो भी हम अच्छे से कंटेंट करेंगे, ठीक है। जब तक हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको आराम से क्लास मिलती जाएगी, क्योंकि कुछ दिन बाद हम आउट जाने लग जाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फिर कोशिश करेंगे हम ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे, ठीक है, जितनी हो सकेगी। हम पहले तो 8-10 दिन के लिए क्लास बंद भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्लास लगातार आपको देते रहें, ठीक है। और आप लोग बताइए आपको क्लास कैसी लगी, कोशिश करते हैं आपको अच्छा कंटेंट देने की। इसके बाद जैसा कि हमारा जो सीरीज़ चल रही थी टेस्ट की, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की जो टेस्ट चल रहे थे, ठीक है, वो उसमें हमने बीपीएससी का आपको करवा दिया था, और इस बार आरओ का जो हुआ था वो करवाने वाले थे, ठीक है। 2-3 दिन का हम आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे बच्चे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी अभी बताइए। उसके बाद हम आके तुरंत ही, मुझे याद है, आप ये मत सोचिएगा, कभी भी किसी के लाइफ में और भी वर्क होते हैं इसके बाद भी, ठीक है, पढ़ाने हैं ये भी है, लेकिन अपने लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी कंप्लीट करनी होती हैं, ठीक है, वो भी हमें कंप्लीट करनी होती है। इसके लिए हम 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, उसके बाद कंटिन्यू क्लास चलेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर